पिछले कुछ महीनों से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने में आ रहा है और वो भी काफ़ी चुपचाप हो रहा है। जहां पर एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर मार्च और अप्रैल की करेक्शन में भर भर के माल बेच रहे थे, एफआईआईज चुपचाप सिलेक्टेड स्टॉक्स को खरीद रहे थे। और एफआईआईज कभी भी किसी स्टॉक को ऐसे ही नहीं खरीदते, वो उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते जहां पर उन्हें 3 से 5 साल का वैल्यूएशन वाइज और अर्निंग वाइज रीरेटिंग की चांस दिख रहे हो। अब यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर रिटेल का बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसे भी कुछ स्टॉक है और आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जहां पर एफआईएस काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ट्रिगर्स भी काफी पावरफुल दिख रहे हैं इन कंपनी में। तो एक एक करके उनके डिस्कशन करेंगे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट के जो 2 स्टॉक है वो मुझे काफी पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। अब पहला स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी से सिर्फ ब्रोकर्स और एएमसी बेनिफिट नहीं होते हैं। चुपचाप एक और ऐसा बिजनेस है जो पूरी फाइनेंशियल स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन रहा है, और एफआईआईज भी इसमें एग्रेसिवली पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीएसई की। जी हाँ दोस्तों, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि आखिर भाई 150 साल पुरानी एक्सचेंज कंपनी है, सडनली इसमें ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, क्यों लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ आ रहा है, या सिर्फ ये बुल मार्केट की एक्साइटमेंट है, या बिजनेस में भी अंदर कुछ जेन्युइनली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एफआईआईज लगातार इस कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे जून 2023 में तो मात्र 8.7% का स्टेक था, जो बढ़ करके 19% तक हो गया एफआईआईज की। इस तरह की हैवी बाइंग उनकी तरफ से देखने को मिल रही है बीएसई लिमिटेड में। अब उसके रीजन क्या है, क्या इंटरेस्टिंग बना रहा है इसको जो स्मार्ट मनी इस तरफ आ रही है। सबसे पहला तो अब ये फाइनेंशियलाइजेशन की डायरेक्ट प्ले है। अगर आप बात करेंगे कि चाहे ट्रेडिंग में किसी को फायदा हो नुकसान हो, एक्सचेंजेस तो हमेशा फायदे में रहते हैं और इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसको जो प्रीमियम नहीं मिलता था वो सिर्फ एक रीजन था कि डेरिवेटिव बिजनेस में बिल्कुल ही जीरो था बीएसई। लेकिन जब से ये अब ऑप्शंस में भी आ गया है, सेंसेक्स बैकएक्स के जो ऑप्शंस में आ गया है, और ऑप्शंस का वॉल्यूम काफी स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आप Q1 FY24 से कंपेयर करेंगे तो जहां पर 1-2 करोड़ का बिजनेस होता था, अब लगभग 700 करोड़ का बिजनेस अभी Q3 में इन्होंने क्लोज किया है डेरिवेटिव से। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग बिजनेस अब डेरिवेटिव से भी इनका आ रहा है। साथ में जो स्टार म्यूचुअल फंड है वो तो एक हिडन कंपाउंडर लॉन्ग टर्म में इनके लिए साबित होता दिख रहा है। एक्सचेंजेस के लिए एक और चीज काफी बढ़िया काम करती है, वो है नेटवर्क। जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आएंगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी उतने ट्रेडर्स आएंगे, और जितने ज़्यादा ट्रेडर्स आएंगे फिर से इंस्टीट्यूशंस आएंगे। तो ये नेटवर्क इफेक्ट भी काफ़ी काम कर रहा है और लगातार बीएसई पर लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। ये भी एक रीज़न है कि बीएसई की बिल्कुल ही रीरेटिंग हो चुकी है आज के टाइम पे। और अब ये कोई पुराना स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहा जिसको सब नेग्लेक्ट करते थे। अब काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी एजाइल हो रहा है और डिफरेंट एवेन्यूज में अब ये देख रहा है धीरे धीरे करके, जहां से अब ये अपनी इनकम निकाल रहा है, चाहे एसएमई की लिस्टिंग हो या म्यूचुअल फंड का। जैसे मैंने आपको बताया, तो डिफरेंट एवेन्यूज से अब ये इनकम कमाने की सोच रहा है और बहुत ही एजाइल कंपनी अब ये बनता दिख रहा है। अगर इसके एक बार फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैप इसका अब लगभग 1,56,000 करोड़ का पहुंच चुका है। पी मल्टीपल 71 का है, यानी कि बहुत सी अच्छी बातें ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन है। आरओसी 46% का है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेगा आप 65%। फिर कैश फ्लो अच्छा खासा कंपनी जनरेट कर रही है। डेट कंपनी पे है नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और प्रोमोटर होल्डिंग है नहीं, इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इसमें ज़्यादा है। और डिविडेंड डील कंपनी ज़्यादा देती नहीं है। करंट प्राइस का 3,852 रुपये का चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर, क्योंकि हमें रिस्क फैक्टर कभी भी अवॉइड नहीं करने चाहिए। तो बीएसई में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, तो इसका सबसे बड़ा कंप्यूटर जो हाल में अभी आने वाले दिनों में लिस्ट भी होने वाला है, वो है एनएससी। एनएससी अभी भी ऑप्शन फ्यूचर मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर है, और ये अभी भी ऐसा लगता है कि ये डोमिनेंस अभी बरकरार रहेगा। और हाल फिलहाल में जो ये डेरिवेटिव्स की वजह से बीएससी का जो रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो हुआ है, तो ये अगर नॉर्मलाइज होता दिखेगा आने वाले टाइम में तो फिर अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही इस बिजनेस में आपको पता है काफ़ी सेबी के कंप्लायंस के अंडर में ये बिजनेस चलते हैं। काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आती रहती है, कभी एक्सपायरी डे चेंज हो जाता है, जो ऑप्शंस है उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन इन पे लगती रहती है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर तो रहेगा, रेगुलेटरी रिस्क एक बड़ा रिस्क है यहाँ पर। अच्छा, वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ो, बाकी के 4 स्टॉक डिस्कस करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के थ्रू मैं नहीं दे रहा हूँ। अब अगला स्टॉक देखकर काफी लोग बोलेंगे यार इसमें क्या स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट लुक में तो ये एक सिंपल बोरिंग ऑटो एंसिलरी बिजनेस लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि एफआईआई चुपचाप इस कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जमुना ऑटो की।
जी हाँ दोस्तों, जमुना ऑटो में एफआईआईज की बाइंग लगातार बढ़ रही है और कई बार हमने देखा कि मार्केट में जो बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन होती है वो बोरिंग बिजनेसेस से होती है, जहां पर अर्निंग स्लाइटली कंपाउंड होती रहती है। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर स्मार्ट मनी एक लीफ स्प्रिंग कंपनी में क्यों पैसा लगाने को तैयार हो रही है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे अपनी स्टेक लगातार इसमें बढ़ा रही है। जून 2023 में 3% की स्टेक था, जो बढ़कर के 9% के करीब एफआईआईएस का स्टेक इस कंपनी में बन चुका है। क्या स्पेशल बनाता है इस कंपनी को? तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि अगर कमर्शियल व्हीकल के सस्पेंशन की मार्केट को बोलेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेयर है, लगभग 60% से ऊपर का मार्केट शेयर ही कैप्चर करके बैठा हुआ है। और अब धीरे धीरे जो सिक्लिकलिटी इस इंडस्ट्री में उसको ये अपनी जो रिप्लेसमेंट डिमांड आती है इनके प्रोडक्ट की, उसकी वजह से कम करता दिख रहा है। तो यहाँ पर सिक्लिकलिटी कम होती दिख रही है। तो ये हो सकता है कि एफआईआईज को ये चीज पसंद आ रही हो। साथ में काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में अभी कंपनी पैराबोलिक स्प्रिंग्स में भी काम करने लगी है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ साथ अब काफी नए प्रोडक्ट्स में भी अब ये जैसे लिफ्ट एक्सेल्स और एयर सस्पेंशन में भी कंपनी उतर रही है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो जमुना ऑटो को काफी एक बोरिंग कंपनी से काफी इंटरेस्टिंग कंपनी बनाता है। अगर इसके फंडामेंटल देखते तो मार्केट कैप 4,964 करोड़ का है, पी 24 का है, आरओसी की बात करेंगे 20% का आरओसी है कंपनी का। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे 30% के कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। फ्री कैश फ्लो 100 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, 49% की है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% का है और करंट प्राइस का लगभग 124 रुपये का चल रहा है। अब हमें रिस्क फैक्टर पे भी बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला तो रिस्क फैक्टर वही आता है कि कमर्शियल व्हीकल की जो साइकिल है वो काफ़ी सिक्लिकल है और वो इम्पैक्ट इसके उस पर भी करेगी। हालांकि थोड़ा ये अब अपने रिप्लेसमेंट डिमांड से उसको सिक्लिकलिटी को कम कर रही है, अभी भी मेजर रेवेन्यू का पोर्शन सिक्लिकल इम्पैक्ट उस पर पड़ता ही पड़ता है। दूसरा, कस्टमर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। मेजर जो बिजनेस इनको आता है वो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से आता है, तो कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इनके बिजनेस में। अभी भी जो कोर बिजनेस है ना वो एक कमोडिटी बिजनेस ही है, तो यहाँ पर प्राइसिंग पर प्रेशर अभी भी रहेगा ही रहेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जिनको हमें ध्यान में देना चाहिए। अब बढ़ते अपने अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फार्मा सेक्टर में ना प्रेडिक्टेबिलिटी यूजुअली बहुत लो होती है। कब कंपटीशन आ जाएगा, कब प्राइसिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, कब मार्जिन इंपैक्ट हो जाएंगे, कुछ भी क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी एफआईएस क्वाइटली इस कंपनी को चुपचाप खरीद रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नेक्टो फार्मा की दोस्तों। और इंटरेस्टिंगली मार्केट शायद इस बिजनेस को सिर्फ करंट अर्निंग के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैक कर रहा है। स्पेशली कॉम्प्लेक्स जेनरिक और नीशे प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तब ये कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एफआईएस की स्टेक अगर आप देखते हैं, जून 2023 में 11% का स्टेक था जो बढ़ करके 17% के करीब स्टेक पहुंच गया है मार्च 2026 की अगर हम बात करते हैं। अब क्या स्पेशल बनाता है इस कंपनी को? तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है काफी स्पेशलाइज्ड प्लेयर है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की बात करते हैं तो बहुत स्पेशलाइज्ड प्लेयर है। ऑन्कोलॉजी में भी अपनी स्ट्रॉन्ग नीशे पोजिशनिंग कर रहे हैं, वहां पर भी काफी अपना होल्ड ये बना के रखे हुए हैं और अब धीरे धीरे इनकी डिपेंडेंसी रेव लिमिट से कम होती दिख रही है। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। और अगर फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करोगे तो रिसेंट में काफी चर्चा में रहे हैं GLP-1 और सेमाग्लूटाइड। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में बन सकती है। और हाल फिलहाल में कंपनी ने लगातार जो एक्विजिशंस की है, जो ग्लोबल एक्सपेंशन का उनका प्लान है, वो यहाँ से दिखाता है कि प्रमोटर काफी कैपिटल काफी एफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हैं। तो एक अच्छे कैपिटल एलोकेटर के तौर पे प्रमोटर दिख रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की तरफ से एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। अब इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 20,544 करोड़ का है, पी मल्टीपल 13 का है, आरओसी 32% है। 5 साल का प्रॉफिट का कैगर देखेंगे 33% से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। फ्री कैश फ्लो 1300 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ये भी। प्रोमोटर होल्डिंग 49% की है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% का है और करंट प्राइस का 1147 रुपए का चल रहा है। अब इसमें क्या रिस्क फैक्टर है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो यही आ जाता है कि जब कोई यूएस में जेनरिक फार्मा कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट बना रही है तो वहां पर प्राइसिंग प्रेशर और लिटिगेशन का रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। साथ ही सेमाग्लूटाइड में जो भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है ये आगे जाके और एग्रेसिव हो सकता है और प्राइस बार इस इंडस्ट्री में हो सकता है। अभी तो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म डिमांड है, लेकिन बहुत से अगर प्लेयर इस इंडस्ट्री में आ गए तो ये इंडस्ट्री काफी क्राउडेड हो जाएगी। अगला पॉइंट आ जाता है कि कंपनी ना लगातार जो एग्जीक्यूशन कर रही है, जो उनके ग्लोबल एक्सपेंशन के प्लान है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि एक्विजिशन ये लगातार करते रहे, लेकिन जब एक्विजिशन कंपनी करती है तो एक एग्जीक्यूशन भी करना होता है। अगर एग्जीक्यूशन में कहीं पर भी दिक्कत हुई तो ये मेजर रिस्क निकल के आ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट के 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज पे। अब ये वाला स्टॉक है ना इस लिस्ट का सबसे हाई मोमेंटम नाम हो सकता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की थीम में अब मार्केट में ना काफी नॉइस क्रिएट हो चुकी है।
हर कंपनी सोलर स्टोरी सेल कर रही है यहाँ पर, लेकिन ना स्मार्ट मनी सिर्फ नरेटिव नहीं देखती है, वो ये देखती है कि स्केल कौन दिखा सकता है, एग्जीक्यूशन कौन दिखा सकता है, और कौन जेन्युइनली कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी अभी शुरू हुई है? मेरा ये मानना है कि इंडिया जेन्युइनली है ना नॉन चाइना सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो भी वारी एनर्जी का जो स्केल है कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर जा सकता है। सबसे पहले एफआईएस की मैं आपको इसमें भी स्टेक दिखा देता हूँ। दिसंबर 2024 में सिर्फ 1.5% का स्टेक था, जो बढ़ करके मार्च 2026 तक 7% का पहुंच चुका है। अब क्या इस कंपनी को स्पेशल बनाता है? सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि अब ये एक जो इन्होंने हाल फिलहाल की कॉन कॉल हुई थी उसमें भी इन्होंने बताया कि वारी 2.0 की तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी को सिस्टम ये बना रहे हैं। खाली अब ये मॉड्यूल्स की बात नहीं कर रहे, अब सेल्स की, वेफर्स की, बैटरी की, पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की अब ये बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन काफी फास्ट है, पिछले 1 साल से कंपनी ने काफी ज्यादा कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है, और खासतौर पर यूएस में तो बहुत एग्रेसिव है कंपनी, क्योंकि कंपनी को दिख रहा है कि यूएस की अपॉर्चुनिटी को अगर देखना है हमें, अगर चाइना वन अपॉर्चुनिटी हमें बनना है तो हमें यूएस में काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और वो अब डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपना रहे ताकि जो अभी ये वहां पर टैरिफ की, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात होती है सोलर इंफ्रा को लेके, तो उसको कैसे वो मिटिगेट करेंगे उस रिस्क को, उसकी तरफ कंपनी का काफी ज्यादा ध्यान है। और इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग तो अभी काफी अर्ली स्टेज में है। कंपनी का ये कहना है कि अभी भी जो 3 से 5 साल है वो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी के लिए रह सकते हैं। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो वारी एनर्जी का जो मार्केट कैप है 92,000 करोड़ का पहुंच चुका है, पी मल्टीपल 23 का है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के नंबर इन्होंने दिए है। आरओसी 38% का है, 5 साल का प्रॉफिट के अगर आप देख सकते हैं 143% का है। फ्री कैश फ्लो थोड़ा अभी कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, कैपेक्स कर रही है लगातार, अभी भी 30,000 करोड़ का कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, तो थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो कंपनी उतना नहीं जनरेट करती है। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है, 0.22 का डेट टू इक्विटी है। प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 64%। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 3,224 रुपए का। रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? तो वारी एनर्जी के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि जो भी मैंने आपको बताया कि 30,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन का रिस्क आगे चल के हो सकता है कि इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है कंपनी, तो एग्जीक्यूशन ढंग से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। ओवर सप्लाई का रिस्क हो सकता है, यहाँ पर भी इंडस्ट्री अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्लेयर आ जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्री तो कोमोडिटाइज है और सिक्लिकल भी है, तो यहाँ पर फिर ओवर सप्लाई अगर होगी तो फिर प्राइसिंग वार छिड़ सकता है। यहाँ पर अभी भी बिजनेस है ना, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो ALLM निकाला है, यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जो निकाला है, उसमें किसका नाम आ रहा है किसका नाम नहीं आ रहा, वो एक क्रिटिकल फैक्टर है। PLI स्कीम कितनी मिल रही है, कितना बेनिफिट वहां से मिल रहा है, वो एक क्रिटिकल है। तो बहुत ही अभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे काफी ज्यादा ये बिजनेस डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कंपनी की जो एक प्रॉक्सी AI प्ले के तौर पे इंडिया में देखी जा रही है। दोस्तों ये स्टॉक जो मैं बात करने वाला हूँ वो टिपिकली रिटेल फेवरेट कैटेगरी में नहीं आता, और शायद इसी वजह से इंटरेस्टिंग भी बनता है, क्योंकि ये फ्लैशी बिजनेस नहीं लगता, लेकिन ये कंपनी चुपचाप एक्सट्रीमली हाई प्रिसिजन सेक्टर में काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ एमटार टेक्नोलॉजीज की। ये बिजनेस इनडायरेक्टली बहुत सी थीम को प्ले करने के लिए काफी बेस्ट प्ले है इंडिया में। AI पावर डिमांड की अगर बात करोगे, क्लीन एनर्जी की बात करोगे, एयर स्पेस की बात करोगे, और न्यूक्लियर ग्रोथ से भी ये सेक्टर लिंक करता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में बात करने पे। सबसे पहले तो अगर FIS की होल्डिंग इसमें देखेंगे तो 4% की होल्डिंग थी जून 2023 में, जो मार्च 2026 तक 17% की पहुंच चुकी है। अब ये देख लेते क्या है इसमें स्पेशल जो FIS इतना बुलिश हो रहा है इस कंपनी पे। तो सबसे पहले तो हाई एंट्री बैरियर है, जिस सेक्टर में काम करिए, न्यूक्लियर, एरोस्पेस, फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर काफी ज्यादा हाई एंट्री बैरियर है, तो यहाँ पर हर कोई प्लेयर इजिली एंटर नहीं कर सकता। दूसरा, अभी जो हर तरफ एक बात चल रही है कि AI डेटा सेंटर में पावर की रिक्वायरमेंट होगी, पावर एक बोटलनेक बन जाएगा, तो वहां पर ऐसे ही कंपनियों को ढूंढा जा रहा है जो अल्टीमेटली जो पावर इंफ्रा प्रोवाइड कराने वाली कंपनी उनको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर फ्यूल सेल के बिजनेस में काफी मैसिव ग्रोथ आ सकता है, और ये भी एक क्रिटिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं ब्लूम एनर्जी को। तो ब्लूम एनर्जी है ना, अपने आप में एक इनडायरेक्ट प्ले देखा जा रहा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप पे बात करोगे, तो काफी प्रॉक्सी प्ले ब्लूम एनर्जी ग्लोबल लेवल पे बन के आ रहा है। क्योंकि ब्लूम एनर्जी क्या करता है कि जब AI डेटा सेंटर को पावर की रिक्वायरमेंट है और ये ऑन स्पॉट पावर जनरेट करने में कैपेबल है, इसलिए ऐसी कंपनी जो ब्लूम एनर्जी को कुछ भी प्रोवाइड करा रही है वो कंपनियां काफी ज्यादा बूम कर रही है, और इसलिए एमटार भी काफी स्पेशल कंपनी बन के आ रहा है, और इनडायरेक्टली AI का प्रॉक्सी प्लेस को बोला जा रहा है इंडिया में।
साथ ही जो इनका एरोस्पेस का बिजनेस है वो भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास ही दिख रहा है, क्योंकि काफी रैकरिंग ऑर्डर वहां से आने लगे हैं कंपनी को। और इंडिया में जो ये न्यूक्लियर का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, तो यहाँ से जो इनके प्रोडक्ट कंपोनेंट ये प्रोवाइड करते हैं एमटार न्यूक्लियर प्लांट्स में, तो वहां से एक मल्टी ईयर की डिमांड निकल के आ सकती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो इस कंपनी को काफी स्पेशल बनाता है। अभी के अगर फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के, तो मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है। पी काफी इन्फ्लेटेड दिख रहा है आपको 286 का, क्योंकि जहां पर भी एआई का नाम लगता है तो फिर आपको पता है कि मार्केट उसके पीछे गंगो हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है। तो यहाँ पर क्लियर कट इसको इंडिया का एक एआई का प्रॉक्सी प्ले बताया जा रहा है। तो देखते हैं अब एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा कंपनी का। आरओसी 10% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 11% की है, फ्री कैश फ्लो 1 करोड़ का इनका, डेट टू इक्विटी लगभग 0.25 कंफर्टेबल है, प्रोमोटर होल्डिंग 30% है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, करंट प्राइस का चल रहा है 6,305 का। अब इसमें देख लेते हैं क्या रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर आता है कि ब्लूम एनर्जी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, एक प्लेयर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर वहां से कुछ भी दिक्कत आती है तो इनके रेवेन्यू को बहुत बड़ी हिट लग सकती है। दूसरा, हमेशा से जो एमटार के साथ दिक्कत रही है, उनकी वर्किंग कैपिटल हमेशा से हाई रहती है। तो ये एक दिक्कत है, जब खासतौर पे अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हो तो वहां पर ये दिक्कत रहती है। एग्जीक्यूशन का रिस्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने इतने नीचे सेक्टर में कंपनी काम करे, हाई एंट्री बैरियर, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सेक्टर में, तो वो एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि एआई का अब बिगेस्ट बॉटलनेक सॉफ्टवेयर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। और ऐसे में कोई भी कंपनी जो किसी भी तरीके से प्रॉक्सी प्ले पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कर रही है, तो वहां पर काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये एमटार को काफी स्पेशल बनाता है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि एफआईएस बाय कर रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहाँ वो बाय कर रहे हैं, एआई प्रॉक्सी प्ले में वो बाय कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी में बाय कर रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन थीम में वो काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नीशे मैन्युफैक्चरिंग में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर हो जाते हैं कि वो कहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में इसमें से कौन सी कंपनी स्केल पे एग्जीक्यूट कर पाती है और कौन सी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।